पहले से एक थोड़ा स्टूडेंट जमा हो जाए फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा जी ठीक है, 23 स्टूडेंट आ गए। ये तो तुम्हारे क्लियर हो गया ना कि लॉस फंक्शन क्या होगा। लॉस फंक्शन बहुत आसान सा हो गया कि लॉस फंक्शन बेसिकली विच इज इक्वल टू, ठीक है, और हम लिख सकते हैं समीशन इन बिटवीन ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, ठीक, और इनका हम स्क्वायर इसलिए लेते हैं, आई का मतलब ये पावर नहीं है, ये बेसिकली सबस्क्रिप्ट है, और इसका स्क्वायर इसलिए लेते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन से बचें, और ये हमें मिनिमम करना है। ये मिनिमम इसलिए करना है कि अगर ये मिनिमम होगा तो वो लाइन बेहतरीन होगी। तो अब सवाल ये होता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन मिनिमम है इसके अंदर, कैसे ये बात मालूम होगी। तो वो तो चलो अगला टारगेट है, लेकिन पहले इस टेंस में ये तो पता चले ना कि हाँ ये हमें मिनिमम हमें हासिल करना है, ताकि हमें ये बात पता चल जाए कि वो लाइन बेस्ट है। तो जो लाइन ये सबसे मिनिमम देगा वो लाइन सेलेक्ट कर ली जाएगी फॉर मॉडलिंग। तो जो हम कहते हैं ना मॉडल बनाओ ट्रेनिंग करके, तो ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बेसिकली सिंपल ये लाइन होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो यहाँ पे बात कर रहा था वो ये था कि अब आप ढूंढेंगे कि इसमें कोई लीनियर, अच्छा सवाल ले लेता हूँ मैं, सॉरी सवाल लेना। इज इट अ गुड आइडिया टू हैव मोर कॉलम्स विद लेस कोरिलेशन to target attributes or less column with more correlation to the target attributes? यानी इसमें तुम ये कहना चाह रहे हो फवाज कि it is good idea to have more columns with less correlation to the target। नहीं, टारगेट के साथ तो जितना कोरिलेटेड होगा उतना बेहतर है, लेकिन आपस में जो टारगेट के साथ जितना कोरिलेटेड, वैसे तो हम टारगेट के साथ कोरिलेशन नहीं निकालते, लेकिन अगर तुम टारगेट के साथ ही बात करोगे तो जो टारगेट से जितना कोरिलेटेड होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपस में, ये मैं फवाज ने सवाल पूछा है वो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, और जो आप आपस में कोरिलेशन निकालते हैं तो अगर दो कॉलम की हाईली कोरिलेटेड होंगे तो फिर आप उनमें से किसी एक को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है इसका मतलब है इनके अंदर जो डेटा स्प्रेड हुआ है उसके पैटर्न सेम है। ठीक है, तला सर हमारे मेथड के थ्रू बहुत सी लाइन मिलेंगी, जी बहुत सी लाइन मिलेंगी, फिर हमें उसमें से बेस्ट चूज करनी, नहीं हम उस बहुत सारी लाइनों के लिए बहुत आसान मेथड पिक कर लेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल तरह, तुम सही कह रहे हो, मतलब जो पहला इंस्टेंस है वो सही है, लेकिन जाहिर है मैथमेटिक्स में हम ये नहीं सोचते कि भाई इतना टाइम लगाएं, बल्कि बहुत आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर लें। सो वी शुड प्रेफर टू हैव द लेस कॉलम और मोर कॉलम इन जनरल। मैं इसमें मोर कॉलम जो, देखो मैं इसमें सवाल का आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये तो डेटा सेट टू डेटा सेट वेरी करेगा। अगर हमें बहुत ह्यूज किस्म के कॉलम्स दिए हुए हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, मिसाल के तौर पे 85, 90 या 1000 या जो भी कह लो, तो आप उसको एनालाइज करेंगे, और उसको एनालाइज करने के बाद सबसे पहले तो आप उसको डिलीट करेंगे जिसमें मिसिंग डेटा से 50% ज़्यादा, अभी कोरिलेशन नहीं निकाल, फिर आप इनके कोरिलेशन निकाल के देखेंगे कि आपस में किसका ताल्लुक किसके साथ सबसे ज़्यादा है। तो ये कोरिलेशन हम हीट मैप के थ्रू निकाल सकते हैं, जो भी हम शायद पढ़ लें आज, या आज नहीं पढ़ेंगे तो अगले वीक तो पढ़ ही लेंगे। तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि दो कॉलम आपस में कैसे एक दूसरे से लिंक किए हुए, और इसके बहुत सारे और दूसरे मेथड भी है, जैसे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कॉलम के दरमियान आपस में रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। उसके बाद फिर आप अगला टारगेट ये करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सिमिलर और बहुत ज़्यादा सेम पैटर्न के कॉलम होते हैं उनको आप डिलीट करना शुरू करो। ये वो तरीका है जब आप क्लीनिंग कर चुके होते हैं, ठीक है, आपने क्लीनिंग कर लिया, अब आप कॉलम को देख रहे हैं कि कौन से कोरिलेटेड आपस में है, क्योंकि अगर आपने डेटा फिल ही नहीं किया तो कोरिलेशन कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये कहना है कि कॉलम ज़्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए, ये तो टोटली डिपेंड करेगा कोरिलेशन पे। हो सकता है सम टाइम, अब मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ
देखिए मैं फवाज के सवाल का आंसर दे रहा हूँ, तुम ओपनली पूछो ना फवाज, प्राइवेटली नहीं पूछो, ताकि लोगों को भी नजर आए कि तुम क्या पूछो। सो इंटीजर इनकोडिंग कैन बी, अच्छा इस लिहाज से प्रेफर ओवर द हॉट इनकोडिंग, हाँ फवाद के सवाल यहाँ पे आ गया। सो इंटीजर इनकोडिंग कैन बी प्रेफर्ड ओवर द हॉट इनकोडिंग, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। कॉलम का इस लिहाज से एक्स्ट्रा करना मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं होता कि जिसकी कोई मीनिंग ना हो, ठीक है। इनकोडिंग तो एक अलग कैटेगरी आ गई ना, हम तो ये कह रहे, आप तो इस तरह पूछ रहे थे कि डेटा दिया हुआ है उसमें कॉलम ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, आप इनकोड करके कॉलम बढ़ा रहे हैं, वो तो एक अलग केस है, वो केस अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन को। अच्छा खैर हम आगे बढ़ते हैं, मैं जरा इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पर ये समझ आ गया, तो अगर तुम्हारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट दिया हुआ है, वो है फीड में, और उसके अगेंस्ट में ये जो इसके प्राइसेस हैं वो दिए हुए हैं। अच्छा मैं फिर सवाल ले लेता हूँ भाई, सर माइक, ओके थैंक यू सर, माइक क्या बताओ, आवाज कम आ रही है? बिलाल अभी थोड़ी सी इंतजार करो यार, चलो ओपन करता हूँ। बिलाल अनम्यूट कर दिया मैंने, जी बिलाल जल्दी बोल। हेलो जी जी आ रही है बात बिलाल। जी आ रही है। अच्छा सर, मैं ये सोच रहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट है वो हम कम करते जाएं, जिसके 5 जितने, तो सर मेरा ये कॉन्सेप्ट बना था कि जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे उतना अच्छा मॉडल जो है ना ट्रेन होगा, क्योंकि हर चीज़ पे परखे, तो वो मेरे ख्याल से ठीक ज़्यादा अच्छी वैल्यू आएगी। तो ठीक है, अब ऐसा मैं है तुम्हें या नहीं? समझा, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जी इनका सवाल सबने सुन लिया होगा, इनका सवाल ये है कि जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे इतना अच्छा होगा, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि दो चीजें इसके अंदर सामने नजर रखी जाती हैं, ठीक है। दो चीजें, हम कोर्स को भी रोके बैठे हैं, इसलिए कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी हमें। देखो वो बहुत ध्यान से सुनना, एक बात तो यहाँ पर दो चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये है कि दो फीचर्स, दो एट्रीब्यूट्स एक जैसे हों तो उनमें दोनों को रखना हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जज को गवाही देने आता है और दो आदमी एक जैसी गवाही देते हैं, ठीक है ना, मतलब एक जैसे, तो वो दोनों बहुत कोर कहते हैं हाँ इसमें से किसी, मतलब ये बात तो ठीक है कि दो आदमियों ने गवाही दी, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा ना, दोनों एक जैसे हैं। इसकी मिसाल मैं दूसरी चीज से भी समझा दूंगा भी। एक बात तो ये हुई कि जब दो कोरिलेट, दूसरा ये है कि कुछ फीचर्स जो होते हैं वो इटसेल्फ इम्पोर्टेंट नहीं होते, अब वो ढूंढना कि इनमें से कौन सा फीचर इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी दूसरे से कोरिलेटेड है नहीं है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ऊपर एक ने सवाल पूछा टारगेट वैल्यू के साथ इसका कोरिलेशन कम है, मिसाल है, तो अगर वो फीचर इस पूरे सिनेरियो में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो हम उसको क्यों रखें, यानी उसके होने ना होने से हमारे डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल देता हूँ मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ बिलाल इस तरह से, और बाकी स्टूडेंट को भी, कि मैं कहता हूँ एक पायलट के अच्छे और बुरे होने की जजमेंट करनी है हमें, पायलट अच्छा है या बुरा है, ठीक है। उसके 20 फीचर्स हैं, उसमें से एक फीचर ये है कि वो टेक ऑफ कैसे करता है, दूसरा फीचर है लैंडिंग कैसे करता है, चौथा फीचर है कि जब जहाज जो है वो क्लाउड यानी बादलों में फंसता है तो कैसे करता है। अच्छा अब चौथा फीचर ये है कि वो जूते कौन सी कंपनी के पहनता है, पांचवा फीचर ये है कि शर्ट कहाँ से, शर्ट किस कलर की पहनता है वो, ठीक है। छठा फीचर ये है कि वो बाल में कंघी करके आता ही नहीं आता। ये फीचर्स भी दिए हुए हैं मिसाल के तौर पर, डेटा में दिए हुए हैं, हमें क्या उसकी पर्सनल वो भी दिया हुआ है। अब इस तरह के कोई 20-30 फीचर्स दिए हुए हैं और आगे लिखा हुआ है ये पायलट अच्छा है, ये पायलट बुरा है, ये मतलब अच्छा बुरा का मतलब ये है कि उसकी वैल्यूज दी हुई हैं, समझ लो फिलहाल कि ये इसकी रेटिंग इतनी है, इसकी रेटिंग इतनी है, इसकी रेटिंग इतनी है। अब तुम बताओ कि इसके जूता अच्छा पहनने, अच्छी कंपनी के पहनने से क्या क्या फायदा होगा इस वाले डिसीजन के अंदर, या वो शर्ट जो है वो येलो कलर की पहन के जहाज उड़ा रहा था तो उसका क्या फायदा होगा उस वाले फीचर्स के अंदर, क्लियर है। अब मसला ये नहीं होता, ये तो आसान एग्जांपल थी, तो आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल बेकार की फीचर है, एक जहाज का पायलट अच्छा है या बुरा है उसके जूते से, उसके शर्ट से थोड़ी हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये फीचर उड़ा दो, यहाँ तो आसान है। लेकिन जब डेटा दिया जाता है वहां पे ये बात समझ में नहीं आती कि कौन से फीचर अच्छे हैं या कौन से बुरे हैं, कैसे उड़ाएंगे। चलो जो नाम शाम है जैसे अभी दानियाल ने लिखा वो तो हम अपने
लेकिन उसके बाद जब तैयारी पकड़ लें और हमने क्या है कि हमने पूरा डेटा सेट बना लिया, उसके बाद हम ये सोचें कि अब इनमें से कौन से फीचर अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से पार्टिसिपेट करेंगे रिकॉग्नाइज करने में, कौन से नहीं करेंगे। इसके लिए फिर हम फीचर रिडक्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत ज़्यादा फीचर्स हों, हमेशा ऐसा होता है, जब आपके मॉडल के अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हों तो फीचर रिडक्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बहुत पॉपुलर सा मेथड है जिसको हम कहते हैं पीसीए का मेथड। तो पीसीए जो है वो फीचर रिड्यूस कर देता है, आपके एट्रीब्यूट्स को रिड्यूस कर देता है। और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा उसके पास ये प्रॉपर्टी है, ये पावर है कि ये उन फीचर्स को रिमूव करता है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो ढूंढता खुद ही है, हमें नहीं ढूंढना पड़ता। ठीक है। और अगर फीचर बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर आप कोरिलेशन का इस्तेमाल करके आपस में कंपेयर करके कुछ फीचर्स को खुद ही रिड्यूस कर देते हैं। भाई ये दोनों एक जैसे फीचर है, उनका फायदा कोई नहीं है। समझ आई बात है? बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट होते हैं, तो फिर उनका वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते अच्छे रिकॉग्नाइज करने में। तो इसलिए फिर हम उनको इस तरह के स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। कोरिलेशन से पहले हटाते हैं बहुत ज्यादा, फिर भी फीचर बहुत ज्यादा हो तो फिर पीसीए लगा देते हैं। तो इस तरह से आस्ते आस्ते हम फीचर्स को कम करते हैं, कम करके एक रीजनेबल, ऐसा नहीं कि 2 या 3 फीचर में कन्वर्ट कर दें, एक रीजनेबल फीचर्स में ले आते हैं। देखो आप होगा क्या, आपके पास 100 फीचर्स थे और आपने उसको रिड्यूस करके 64 फीचर्स कर दिए। सुनिए गौर से, तो 100 फीचर्स जो मौजूद थे उस पर भी रिजल्ट वही आ रहा है जो 64 पे आ रहा है। रिजल्ट यानी रिकॉग्नाइज करना है आपका मेन मकसद, तो यानी रिकॉग्नाइज से मुराद है आपने टारगेट वैल्यू की क्लास डिफाइन करनी है। तो 100 फीचर्स पे जो रिजल्ट आ रहा था वही 64 पे भी वही रिजल्ट आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि आप 100 पे काम करोगे 64 पे काम करोगे? आप कहोगे डेफिनेटली मैं 64 पे काम करूंगा, क्योंकि 100 पे काम करूंगा तो मेरा कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज़ाया होगी। ठीक है ना। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप फीचर्स रिड्यूस करते हैं जेन्युइनली, ऐसे नहीं रैंडम में तुक्के में जाओ भाई इसको डिलीट मारो उसको डिलीट मारो, ये ऐसे नहीं, जेन्युइनली अगर फीचर डिलीट करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके रिजल्ट को इम्प्रूव भी कर देता है, सम टाइम इम्प्रूव रिजल्ट भी ले आता है। सही है, ये तो मेरे एक लेक्चर था जो मैंने बता दिया आपको। अब आप यहाँ पे ये देखें कि अब आप यहाँ पे ये देखें सवालात और भी हैं दानियाल के। फॉर एग्जांपल नेम, लास्ट नेम एंड थर्ड नेम का एट्रीब्यूट्स हो तो निक नेम यूजलेस होगा। जी बिल्कुल सही है दानियाल, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। दानियाल ने कहा डेटा सेट ग्लोटेड हो जाएगा। ग्लोटेड नहीं समझा मुझे, ये जुमला शायद तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। बिलाल ने फिर पूछा, समझ आ गया, ठीक है चलो। फैसल ने पूछा है सर अगर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स लाइक टेक ऑफ फीचर्स के अंदर 5 यूनिक स्ट्रिंग्स वैल्यू हो तो उनको इंटीजर इनकोडिंग करने से फिर ये, हाँ हाँ ये तो कर सकते हैं ना, ये तो आप खुद कर रहे हैं, इंटीजर इनकोडिंग कर रहे हैं ना। और इनकोडिंग नॉर्मली जो करते हैं जब स्ट्रिंग में दिया हुआ, स्ट्रिंग में दिया हुआ, स्ट्रिंग को करते हैं। वैल्यूज अगर वैल्यूज अगर आपकी इंटीजर में दी हुई है तो फिर आप उसको बाइनराइज करते हैं बेसिकली, ये फर्क है। अगर आपके स्ट्रिंग में दिया हुआ हो तो फिर आप उसको इंपोर्ट करते हैं, और अगर आपके पास वैल्यू ऑलरेडी वैल्यू इसमें दी हुई है बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ, जैसे एज में होता है, तो फिर आप उसको ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है फवास, ये आपने पूछा था 1:24 पे। अच्छा अब तला सिद्दीकी साहब पूछते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक सवाल का जवाब ना दे दूँ। सर ये पीसीए बड़े डेटा के लिए होता नहीं, छोटे डेटा के लिए हो सकता है। आपके पास 10 एट्रीब्यूट से आप उसको कम करके 5 में ले आए। ये मैं जब पढ़ाऊंगा, पता नहीं कब पढ़ाऊंगा, तो वो आप उसमें पढ़ सकेंगे बहुत। आप बस पीसीए का मकसद ये होता है कि आप अपने, और पीसीए की फायदा ये होता है कि वो उन एट्रीब्यूट्स को हटाता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता आगे टारगेट क्लास ढूंढने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने एक लेक्चर में कहा था कि जब इनकोड में कॉलम बढ़ जाए तो मसला नहीं हो 0 1 तक, लेकिन अगर एक ही कॉलम में 0 1 2 3 करें करके करूं ये कम हो यूज करते हैं, कौन सा तरीका बेहतर है? ये सवाल मुझे साद अब्बासी समझ नहीं आया। ठीक है, ये मुझे सवाल समझ नहीं आया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, साथ बाद में मैं आता खोलता हूँ वॉइस, थोड़ी देर में साथ रखता हूँ साद अब्बासी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करो, मैं करता हूँ।
अच्छा जी, तो बात हो रही थी, सवालात हमने थोड़े से निपटाए हैं। बात हो रही थी कि ये फीचर्स हैं, अभी हम इनमें से किसी किस्म के फीचर्स की कमी ज़ाती बेशी नहीं कर रहे हैं। अभी जितना हमने सीखा उसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं। हमने कहा कि लॉस फंक्शन एक होता है, हम उस बेसिस पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और कहते हैं कि ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। ये जो पर्पल की लाइन डाली, ये मैं एंड्रे एंजू के लेक्चर से वहाँ से कट किया उसको। ये पर्पल लाइन है, इसके मुताबिक ये बेहतर है। ना सोचो कि कैसे बेहतर आई, सपोज कर लो ये बेहतर है। तो इस बेसिस के ऊपर हम, ये मॉडल बन गया, जो लाइन बनी है ना, ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। अब ये मॉडल ऐसे तुक्के से नहीं बना है, ये मॉडल जो बना है ये इन डेटा को देखते हुए। अब अगर ये मॉडल है तो देखिए इनका डिफरेंस ये होगा, ये लॉस फंक्शन है इसका, और इससे बेहतर होगा तो वो वाली लाइन खिलाएगी, लेकिन अभी इसने इसको कह दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली कहता है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि ये साइजेज हैं। कोई बोले कि 1250 स्क्वायर फीट है, उसको क्या प्राइस होगी, तो वो यहाँ पे हिट करेगा। यहाँ हिट करने के बाद जो है वो आउटपुट जो है देगा 220 के इसकी प्राइस होगी। 220 220,000 जो है वो इसकी प्राइस होगी। तो मॉडल बेसिकली अब न्यू टेस्ट डेटा के लिए प्रिपेयर हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। अब ये गिवन डेटा कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा ये तो अलग केस है, अब इसी को समझना है आगे। ये बात तो हमें समझ आ गई कि भाई ये बेसिकली लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है और बेस्ट लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। उसने यहाँ पे बताया है मिसाल के तौर पे, ये लीनियर रिग्रेशन में कि आपके पास ये कुछ डेटा मजीद फिर इन्होंने समझाने के लिए वही पिछले वाले डेटा को लिखा है कि आपके पास 2104 स्क्वायर फीट है तो उसकी कॉस्ट ये है, 1416 डेटा है तो उसकी यानी स्क्वायर फीट है तो उसकी कॉस्ट 232 है, एंड सो ऑन। और इस तरह के 47 डेटा आपके पास, सुनिए गौर से, कितने डेटा आपके पास, 47 डेटा आपके पास एग्जिस्ट करते हैं मिसाल के तौर पर। तो उसने कहा कि इसके अंदर जो हमारे पास इसकी नॉर्मल जो वैल्यूज है वो ये है ट्रेनिंग सेट के अंदर, ये ट्रेनिंग सेट का डेटा दिया हुआ है, ये एक फीचर है और ये इसकी टारगेट वैल्यू है। क्या उल्टा नहीं सोचना कि ये फीचर है, ये हम कह रहे हैं कि फीट के बेसिस पे प्राइस हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। तो ये फीचर एक है और ये इसकी टारगेट वैल्यू। अब इसमें क्या चीज़ नोटेशन समझा रहा है ताकि आगे अगर मैं लिखूं तो नोटेशन में कंफ्यूजन ना हो। एम जो है नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स हैं इस वक्त हमारे केस में, ये टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना दिया हुआ है, एम, एम इज टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स। अगली बात क्या कर रहा है, एक्स इनपुट वेरिएबल्स टारगेट वेरिएबल, ठीक है, इनपुट वेरिएबल टारगेट वेरिएबल, यानी एक्स क्या चीज है कि ये जो आपके पास इनके आंसर्स दिए हुए हैं ये एक्स है बेसिकली, यानी जो आपको सॉरी ये जो एक्स यहाँ लिखा हुआ नजर ही आ रहा है, ये इनपुट पे 2104 10414 ये बेसिकली आपके इनपुट्स हैं कि आप किस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं। वाइज आउटपुट वेरिएबल टारगेट एग्जांपल्स, यानी जो आपके पास आउटपुट आया हुआ है इस वैल्यूज पे जो गिवन है वो बेसिकली यहाँ पे ये है। और आप कहते हैं एक्स कॉमा वाई सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल, एक्स कॉमा वाई एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल होता है, यानी एक्स जो है वो वैल्यू है जिसपे आप कैलकुलेट कर रहे हो, वाई उसका आउटपुट है। और एक्स आई वाई आई है, ये भी जे नहीं है आई है, ये गलती से आई लगा दिया, ये जे लगा दी, ये भी आई है। एक्स आई वाई आई स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ आई एक ट्रेनिंग एग्जांपल, यानी मिसाल के तौर पे इसको नॉर्मली हम लोग ब्रैकेट में भी रखते हैं लेकिन इन्होंने नहीं रखा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं रखा, ये इस तरह ब्रैकेट में होता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये पावर नहीं है भाई, ठीक है। ये इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज नॉट अ पावर ना, दिस इज नोटेशन ऑफ सुपरफिक्स लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये बेसिकली i5 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फिफ्थ डेटा की बात हो रही है। i इज इंडेक्स ऑफ द ट्रेनिंग सेट, i जो है इंडेक्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ये थोड़ा सा इसकी नोटेशन से जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे, हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग डेटा लेते हैं, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग करने के लिए हम एक मॉडल तैयार करते हैं। अब मॉडल ऐसे तुक्के से तो नहीं बन जाता है कि हम मॉडल बना दो, ये एक हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक हमारी सोच होती है कि ये मेरा आंसर बेस्ट होगा, यानी अगर आपको डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे एक हाइपोथेसिस इसके बेसिस पे तय करते हैं कि मेरा कौन सा हाइपोथेसिस होगा जो बेस्ट होगा। आप कहते हैं ये मेरा हाइपोथेसिस, ये लाइन मेरी हाइपोथेसिस जिसपे मैं नया डेटा कैलकुलेट करना चाहूँगा। ये लाइन कैसे बनेगी, ये गिवन डेटा के ऊपर होगी। तो ये हाइपोथेसिस जो है ये बेसिकली आप बनाना चाहते हैं जो बेस्ट हो, जो आगे रिजल्ट को एस्टिमेट करे। ये हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसमें लॉस फंक्शन मिनिमाइज हो जाए,
ये अगर विजुलाइज हो रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं एक ऐसा हाइपोथेसिस बनाना चाहता हूँ जिसमें ये लॉस फंक्शन जो है, इसको स्टेट ही लेते हैं बेसिकली, ये लॉस फंक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। समझ आ रही है? तो अब ये कैसे बनेगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन पहले ये तय हो कि आपको ये बात समझ आ रही है कि वी नीड टू ड्रॉ, और हम लीनियर रिग्रेशन काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक लीनियर लाइन होगी। लीनियर लाइन हम बड़े कसरत से सेकंड ईयर की मैथ्स में इस्तेमाल करते रहे, तो वो मैं वहाँ पे भी आता हूँ आपके पास। विद आवर ट्रेनिंग सेट, अच्छा जी सवाल ले लेते हैं। मतलब डिस्टेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल, वेरी गुड, प्राइस कम होनी चाहिए जी, बिल्कुल सही है। यानी आपके हाइपोथेसिस के साथ का डिस्टेंस और एक्चुअल का डिस्टेंस कम होना चाहिए, बिल्कुल सही फरमाया। ठीक है, ये बार बार डायग्राम से यही चीज शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर यही डायग्राम, इसी तरह की डायग्राम सामने आएगी। और अब देखें ये जो एच है ना, अब इसमें कंफ्यूज ना होना, ये जो एच है ना जिसको हम एच कह रहे हैं, ये बेसिकली इसको हम मॉडल भी कह दे रहे हैं कि आप लर्निंग एल्गोरिथम लगा के मॉडल बनाएंगे या हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली, जो कि मेमोरी में होगा। आप एक मॉडल बना के मेमोरी में स्टोर कर देंगे ताकि एक टेस्ट डेटा आए तो वो बेसिकली आउटपुट पे बता सके कि क्या आंसर आना है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हाइपोथेसिस का क्या मतलब है। हाइपोथेसिस मींस वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडल, और यहाँ पर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो लीनियर रिग्रेशन है, कि हम लीनियर रिग्रेशन का हाइपोथेसिस इस्तेमाल करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। ठीक, तो अब ये लीनियर रिग्रेशन है, तो यहाँ पे कह रहा है टेक ट्रेनिंग सेट, बता रहे कैसे बनता है। पास इनटू द लर्निंग एल्गोरिथम आउटपुट अ फंक्शन डिनोटेड बाय h इज अ हाइपोथेसिस, दिस फंक्शन टेक्स, ये बिल्कुल ऊपर वाली चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ जैसे इन्होंने यहाँ पे समझाया। अब जरा समझने को, अब मैथमेटिक्स आ गई इसमें, थोड़ा सा मैं जाहिर, मैंने कहा था इंटरनल इन डेप्थ जाऊंगा, डायरेक्ट कोड नहीं लिख दूंगा, आपको थोड़ा समझ तो आए क्या क्या कैसे हो रहा है। कहता है मिसाल के तौर पर ये जो रेड लाइन है आपको दी हुई है, रेड पॉइंट्स जो दिए हुए, ये डेटा ऑलरेडी गिवन है। यानी डेटा ऑलरेडी गिवन का मतलब ये है कि एक डेटा दिया हुआ था, उसकी टारगेट वैल्यू, डेटा दिया हुआ था, उसकी टारगेट वैल्यू, इस तरह ये डेटा आपको गिवन था पहले से, सही ना। आपने ब्लैक कलर की लाइन से एक हाइपोथेसिस ड्रॉ कर ली, जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है। अब आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकलता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस सारे इसके आपने निकालिए। आपके ख्याल में आपने जो बनाया है बेस्ट है, तो लिहाजा ये डिस्टेंस जो कम होगा। आपने कहा डिस्टेंस, मैंने शायद पहले एक्स लिख दिया था, थोड़ा सा गलती लिखी थी, मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था आपका जो हाइपोथेसिस की वैल्यू है, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एक्स के ऊपर, एक्स वो वैल्यू होती है जिसपे कैलकुलेट करते हैं, और एक्चुअल वैल्यू जो टारगेट की दी हुई थी वो, मैंने उसको गलत, हाइपोथेसिस से निकाली जानी वैल्यू किसी भी पॉइंट की ये आई है, और जो एक्चुअल टारगेट वैल्यू है वो वैल्यू, ठीक है, इनका स्क्वायर, ताकि नेगेटिव खत्म किया जा सके। ये जो है ओवरऑल, इसको जो है वो आप क्या करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं। ठीक, अब सवाल यहाँ पे, ये तो वैल्यू, ये वाई तो मालूम है, ये जो सारे रेड डॉट्स हैं ये वाई है। एच पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ये जो इस जगह पे जो वैल्यू आएगी ये बेसिकली एच की वैल्यू होगी, लेकिन दोनों किस जगह से कैलकुलेट हुआ, ये इस एक्स की वैल्यू से कैलकुलेट हुई, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये लाइन जो है ये कैसे ड्रॉ होगी। तो आप कहेंगे कि देखो भाई ये एक सिंपल लीनियर लाइन है, और लीनियर लाइन को हमने कई दफ़ा अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, आपको याद होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स, सॉरी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से पढ़ा है हमने, ठीक है, ये बात आपको याद होगी। y और x, यहाँ पर हमारे पास y और x दो चीज़ों को प्रेजेंट करें। y इज अ टारगेट क्लास एंड x इज अ बेसिकली इनपुट वेरिएबल्स, और इसमें m और c बेसिकली लाइन को प्रेजेंट कर रही है। c इज अ y इंटरसेप्ट, कि लाइन y पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, और m इज अ स्लोप, यानी इसका x एक्सिस से एंगल कितना है, यानी इसकी स्लैंटनेस कितनी है, इसकी रैंप कितनी है। समझ आ रही बात है। अब जाहिर है हम कई लाइन बना सकते हैं इसमें, मिसाल के तौर पे एक लाइन आप ये भी बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक लाइन ये भी आ सकती है कि आप कहेंगे ये क्यों बनाई आपने, आप यूँ बना दें, मिसाल है, सही गलत की बात नहीं कर रहा। तो इसका जो C है वाई इंटरसेप्ट है, और इसका जो रैंप है वो डिफरेंट होगा। अब ये ढूंढना ही ऐसा टास्क है कि हम कैसे कहेंगे कि कौन सी लाइन बेस्ट है, तो अभी इसको भी भूल जाओ कौन सी लाइन बेस्ट। अभी देखो कि ये लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे हाइपोथेसिस की, एच ऑफ एक्स जो कि वाई के था, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एच ऑफ एक्स, हमारा हाइपोथेसिस किसी भी पॉइंट एक्स के ऊपर बराबर होगा
थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स, समझ आ रही हो? थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे थीटा नॉट जो इन्होंने लिया है वो एज अ सी लिया है, जिसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, और थीटा वन यहाँ पे स्लोप को लिया है, जो कि एम से रिप्रेजेंट होता है। स्लोप का मतलब ये लाइन कितनी रैंप बनाएगी। यहाँ पे दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें सी और एम, जो कि यहाँ पे थीटा और थीटा वन से प्रेजेंट हो रहा है, ये दो चीजें लाइन की दो डिफरेंट कैटेगरीज को शो करती हैं। सी यानी थीटा नॉट हमेशा इस बात को शो करता है कि ये वाई एक्सिस में कहाँ से कट करेगा, यानी स्टार्ट कैसे होगा, कितनी हाइट से होगा। और जो ये थीटा वन है, ये शो करता है कि आपकी लाइन का जो ग्रोथ है या आपकी लाइन का जो स्लोप है वो कितना होना चाहिए। तो वो बेसिकली एम या थीटा वन। और अगर ये दोनों आप इसी पे रहते हुए किसी भी दो वैल्यू को चेंज कर दें, मिसाल के तौर मैं यूँ लिख देता हूँ आपके लिए समझाने के लिए, ऐसे लिख देता हूँ कि मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, प्लस 9, और एक को लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। जी सर, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, दोनों में से ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी, स्लांटनेस किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की दूसरे वाले की? यानी पहले से मुराद है ऊपर वाले या नीचे वाले की? क्या कह रहे हैं, दोबारा बता दें, दोबारा बता दें, मतलब छुप गया। सेकंड वाले की ग्रोथ ज्यादा होगी। किस वजह से ग्रोथ ज्यादा होगी? इसलिए फवाज के तुमने 5x लिखा है, 2x है 5x वाले के यहाँ। 5x वाले की ग्रोथ इसलिए ज्यादा होगी कि इसका स्लोप ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, ये तुम लोगों को बिल्कुल सही पता है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि 9 को नहीं देते, ये 9 सिर्फ ये बताता है कि कितनी ऊपर से शुरू होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रोथ हमेशा 5x वाले की ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं तो 5x वाला यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ होना चाहिए, वो कुछ इस तरह से लाइन हो, उसकी ग्रोथ शुरू में तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ऊपर जाके जो है उसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। समझ में आई बात है? खैर ये तो एक बात हो गई। तो ये बेसिकली दो चीजें हैं हमारे पास। अब अगर गौर सुनिएगा, अगर हमें किसी भी लाइन का थीटा और थीटा वन मिल जाए, ये दो चीजें मिल जाए थीटा और थीटा वन, तो हम कह देंगे ये हमारा हाइपोथेसिस है। दोबारा बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। हमारे हाइपोथेसिस का फॉर्मूला तय हो गया। क्या है फॉर्मूला? अगर लीनियर इक्वेशन, डेफिनेटली अगर ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लीनियर इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो हमारे फॉर्मूले का लीनियर, यहाँ पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट हाइपोथेसिस एच, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं if we are talking about the linear equation, the main heading is the linear equation. linear इसलिए कि we are going to draw the linearly, अगर हम इसको मल्टीवेरिएट में करेंगे तो फिर हम इसके अंदर पॉलिनोमियल्स ड्रॉ करेंगे। अगर पॉलिनोमियल ड्रॉ होता है ना, क्या नाम है तुम्हारा स्टूडेंट, तो वो बेसिकली यू ड्रॉ करते हैं, उसकी लाइन का हम कलर चेंज करते हैं, तो बेसिकली फिर वो यू ड्रॉ होता, यहाँ से यहाँ जाता और इस तरह से कोशिश करता कि सारे पॉइंट को मिला दे। तो ये बेसिकली ये वो लाइन। अब जब हम इस तरह से करते हैं तो ये बेसिकली ओवर फिटिंग की कैटेगरी, अब ये एक नया मसला खड़ा हो जाएगा कि ओवर फिटिंग की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए हम अभी यहाँ पर इस तरह की जो स्नैक टाइप जो पॉलिनोमियल है इस पे नहीं आ रहे, बल्कि लीनियर इक्वेशन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तला ने सवाल पूछा, मैं उसके जवाब दे दूं, बाकी सब ने तो इस वक्त हम लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए भी कह रहे हैं कि इसमें x की पावर 1 है, x वेरिएबल है, x की पावर 1 है। अच्छा जी सर, थीटा और थीटा 1 दोबारा बता दो दोबारा, तो मसला ही नहीं, मैथमेटिक्स में है तो फंसना शुरू हो गया। देखो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक लीनियर लाइन है। वी आर बेसिकली ड्राइंग अ लीनियर लाइन फॉर आवर हाइपोथेसिस। अब वर्ड जो हाइपोथेसिस है, बिहाइंड द हाइपोथेसिस इज सेम एज द मॉडल। ये मॉडल इसी को कहते हैं। And what type of the hypothesis or model you are going to draw? We are going to draw basically a linear equation model, ठीक है, for one variable. एक वेरिएबल है, इसलिए आप लीनियर इक्वेशन मॉडल का हाइपोथेसिस यूं बना रहे हैं। सवाल ले लेता हूँ मैं दोबारा से, सवाल तो वही है। अच्छा, हैंड रेस किया है, देख लेते हैं किसने किया है। स्टूडेंट ने हैंड रेस किया है, नहीं किया, ठीक है। दोबारा से मैं उसको रिपीट करता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइपोथेसिस एंड मॉडल आर सेम। गलती से कोई बात नहीं सर। अच्छा जी, मॉडल और हाइपोथेसिस एक ही बात है, हाइपोथेसिस और मॉडल एक ही बात है। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ मॉडल। अच्छा, मैं लीनियर मॉडल कह रहा हूँ तो इसका मतलब है ये x की पावर 1 है, इसलिए लीनियर है। थीटा बेसिकली हम अगर अपनी इस लाइन को
स्टूडेंट समझने की कोशिश करना, लीनियर लाइन, सिंपल लीनियर लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड ईयर में हमने डिस्कस किया था, वो होता है y इज इक्वल टू, सेकंड ईयर की मैथ्स में कसरत से दिया हुआ ये, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो ये है कि जो थीटा है, ठीक है, हम सी भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि नोटेशन थीटा की यूज हो रही है तो हम थीटा यूज कर रहे हैं। सी इज रिप्रेजेंट थीटा नॉट एंड थीटा 1 इज रिप्रेजेंटिंग द बेसिकली एम, यानी लाइन का बनना सिर्फ इन दोनों पे मुनसर करता है। कोऑर्डिनेट तो आप सेम ही ले रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट थोड़ी चेंज कर रहे हैं, लेकिन लाइन का बनना इन दोनों पे मुनसर है। सवाल फिर लीजिए एम एस प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, कुछ लोग बी भी कहते हैं उसको। तो इस यहाँ पर और यहाँ पे हम कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, सी इज अ वाई इंटरसेप्ट, यानी सी बेसिकली ये बताता है, अगर किसी का लिखा हुआ है क्वेश्चन में यूं लिखा हुआ है, सपोज करो y इज इक्वल टू 10x प्लस 9, यूं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, हमारी लाइन जो है वो 9 पे कट कर रही है और उसका जो स्लोप है वो 10 है, यानी उसकी ढलान जो है वो 10 है। अब 10 ढलान क्या है वो एक अलग केस है, वो तो हम आगे कभी देखेंगे उसको, ठीक है ना। और सिंगल वेरिएबल में हम उसको पढ़ रहे हैं, सिंगल, अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना सिंगल, अगर इसके अंदर एक और डायमेंशन होता, गौर सुनना, एक और डायमेंशन होता तो यकीनन ये x के बजाय x1 कहलाता और ये जो है वो क्या कहलाता, x2 कहलाता। नहीं समझ आई बात है, जो बात समझने फिर पूछना। अगर इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है तो हमने अभी यहाँ पे ये हाइपोथेसिस लिखा है, अगर इसका एट्रीब्यूट a1 के बजाय, यानी a1 से अच्छा है कि हम इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख लेते हैं x, और यहाँ पे इसकी टारगेट वैल्यू थी y, हमारे एक्चुअल गिवन में x थी और y थी। लेकिन अगर एक एट्रीब्यूट और आता तो मैं उसको नाम देता ना, तो मैं कहता ये x1 है और दूसरा एट्रीब्यूट क्या x2 है और उसकी टारगेट वैल्यू ये। अब बताइए अगर ये x1 है मिसाल के तौर पे, तो x2 में कहाँ बनाता है, यकीनन मैं कहता कि ये x2 है। अब जब मैं इसका हाइपोथेसिस लिखने जाऊंगा तो यहाँ पर मैं प्लस करूंगा और लिखूंगा θ2 x2, समझ में आ रही बात है, θ2 x2 है लीनियरली, और ये x1 कहलाएगा, है लीनियर। तो क्योंकि हमारे पास एट्रीब्यूट है, अगर एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा तो मैं कैसे लिखूंगा, θ3 और x3, ये बात समझ आ रही है। लेकिन जो इशू है वो ये, सवाल में देख लेता हूँ, m डिफरेंट होगा, m कॉमन नहीं होता बेटा, आवाज m कॉमन नहीं होता, दोनों वेरिएबल का m डिफरेंट होगा, इसलिए हम उसको कॉमन लेके नहीं लिख सकते, गलत है। अच्छा जी, क्योंकि ये अब इसके डायमेंशंस बढ़ती जा रही है ना, डायमेंशंस बढ़ती जा रही है। अच्छा मैं बताना ही चाह रहा था कि अगर डायमेंशन बढ़ती जा रही है और भी इसका एक डायमेंशन आ गया और इस तरह से 85 डायमेंशन तो पेश ही नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। हर लाइन, गौर सुनिए, हर लाइन दूसरे लाइन से इसलिए डिफरेंट है कि उनके थीटास डिफरेंट है, उनके थीटास क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हर लाइन दूसरे लाइन से डिफरेंट है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि आपका एजम्पशन तो ये आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अब आप मालूम करें थीटा, कैलकुलेट तो करें जरा थीटा। मिसाल के तौर पे मैं इसको मिटाता हूँ और मैं कहता हूँ ये एक लीनियर लाइन के लिए मैंने लिखा है, ये एक लीनियर लाइन के, अब आप इसका, आप जो हाइपोथेसिस बनाने जा रहे हैं उसको एक्चुअल में इसका थीटा तो फाइंड करें। ये थीटा जो फाइंड कर लेंगे हम तो हमारा हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो ये बेसिकली जनरलाइज फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, जब हम ये थीटा फाइंड कर लेंगे तो फिर हम कह देंगे कि हमारा हाइपोथेसिस तैयार है। ये थीटा फाइंड करने के लिए आप गिवन डेटा के पास जाएंगे, जो डेटा गिवन है, अगर थीटा मिल गया तो समझो ये लाइन मिल गई, सही है। अब हम कहेंगे कि थीटा कैसे मालूम करेंगे, इन डेटा पॉइंट्स को इस्तेमाल करके थीटा मालूम हो जाएगा। इसको मालूम करने के लिए यहाँ पर हम क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सवाल देख लेता हूँ, z एक्सेस बनेगा बट 2 से ज्यादा एक्सेस पर विजुअल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, विजुअलाइज ही नहीं कर सकता, हमारा तो कंस्ट्रेंट ही यही है। सही है बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। अब ये बात हमें समझ आ गई कि दिस इज आवर बेसिकली लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर सिंगल एट्रीब्यूट्स इज x एंड द हाइपोथेसिस वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल वैल्यू हमें दी हुई है, बार बार मैं आपसे कहता हूँ एक्चुअल वैल्यू हमें पता है, ये रेड पॉइंट्स एक्चुअल वैल्यूज हैं। अब कहते हैं व्हाट डज दिस मीन, मींस y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, थीटा i द पैरामीटर, i देखो यहाँ पे i लिखा हुआ है और इस वक्त हम दो ही ले रहे हैं, थीटा नॉट और थीटा वन, थीटा नॉट और थीटा वन।
अगर हम तीसरा लेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास एक एक्सेस और बढ़ गया। थीटा 2 ले लेंगे, इसका मतलब हमारे पास एक्सेस की इजाफा हो गया, और जितने थीटा बढ़ते जाएंगे वो सारे थीटा मालूम करना होगा। थीटा मालूम करना कोई आसान टारगेट नहीं है, इट्स नॉट इजीएस्ट टास्क, मैनुअली तो खासतौर पर है। इसने कहा थीटा नॉट इज 0। इनिशियली हम ये कंसीडर करते हैं कि थीटा नॉट 0 है और थीटा 0 कंडीशन एंड थीटा 1 इज ग्रेटर। अगर थीटा नॉट 0 है, हम सोच रहे हैं, सपोज कर रहे हैं समझाने के लिए, होता नहीं है 0 ये। तो अगर थीटा नॉट 0 है तो इसका मतलब है, इसको मैंने कहा था कि ये वाई इंटरसेप्ट है, थीटा नॉट एक वाई इंटरसेप्ट है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी लाइन वाई ओरिजिन से पास होगी। अगर लाइन ओरिजिन से पास ना हो, यकीनन थीटा नॉट की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आसानी के लिए, समझाने के लिए बता रहा है कि थीटा नॉट वी आर टेकिंग थीटा नॉट इज 0। ठीक है, आपका मॉडल एक्चुअल में ऐसा नहीं करता होगा, मॉडल का करने का तरीका डिफरेंट होगा, वो अपनी कैलकुलेशन करेगा जैसे करते हैं। और थीटा 1 इज अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी इसका एक्स एक्सिस से स्लोप कितना बन रहा है। ठीक, ये दो चीज, लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल और यूनिवेरिएट। वन वेरिएबल का मतलब है एक ही एक्स दिया हुआ है, यूनिवेरिएट कहते हैं। मल्टीवेरिएट में यकीनन आपके पास वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का ये मॉडल हमने यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्मेट में देख लिया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हाउ टू फाइंड थीटा नॉट एंड थीटा 1, कैसे निकालोगे थीटा नॉट थीटा 1, ये अगला टारगेट है। तो यहाँ पे थीटा नॉट थीटा 1 निकालने के लिए हम यकीनन गिवन डेटा का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें बेस्ट थीटा नॉट जो है वो मिल जाए और बेस्ट थीटा 1 मिल जाए। अगर हमने थीटा नॉट को फिलहाल टेम्परेरी 0 सपोज कर भी लें तो बेस्ट थीटा 1 मिल जाए। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास है जो पीछे हमने कंसीडर किया था। हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ रहे हैं और उसको भी इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो कहता ये है कि ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारे पास है इसमें 47 डेटा है। अ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, आप देखिए कह रहा है कॉस्ट फंक्शन जो है लेट अस फिगर आउट हाउ टू फिट द बेस्ट स्ट्रेट लाइन फॉर आवर डेटा। हमने कहा था लॉस फंक्शन हम यूज करेंगे। तो लॉस फंक्शन क्या था, वही बेसिकली यहाँ पे बात होगी कि अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है, सपोज करो ये डेटा दिया हुआ है और इस डेटा की बेसिस पर कहते हैं ये लाइन है, ये लाइन डिफरेंट डिस्टेंसेस पे लाई करती है। तो इसका जो लॉस है, ठीक है, यही हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट से क्या हो रहा है, यानी ये जो लॉस है ये जितना कम होगा, यानी इसकी कॉस्ट जितनी कम हो, कॉस्ट में जितना ये मिनिमाइज हो जाएगा उतना बेहतर हो जाएगा ये। ठीक है सर, प्लीज 2 पे नमाज ब्रेक दे दें, इसके बाद फिर कोई जमात नहीं होती। हाँ, मैं बस ये 1:57, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट के बाद जूम बंद हो जाएगा। जूम बंद होगा तो हम 2:20 पे जब दोबारा ज्वाइन करेंगे, आपको 10 मिनट, 2 बजने में 10 मिनट से पहले ही आपको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, तो 2 में अगर जैसे ये जूम बंद होगा तो हम 2:20 पे ज्वाइन करेंगे दोबारा। चलो, तुमने हमें जवाब याद दिला दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ये कॉस्ट फंक्शन है हमारा, कॉस्ट फंक्शन बोल रहा हूँ, हाइपोथेसिस हमारा। हाइपोथेसिस निकालने के लिए हम थीटा ढूंढने जाते हैं। अब थीटा कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए सारा कह रहे हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को नॉर्मली जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे ऑफ थीटा आई विच इज इक्वल टू समीशन, याद रखिएगा समीशन। अभी बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो तो मैं लिख ही दूंगा, एक्चुअल ये है आई इज इक्वल टू 1 to n, n की जगह मैं m इसलिए देखो, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना दिया हुआ है m, जो मैं बता चुका हूँ आपको। ब्रैकेट क्या लिखूं यहाँ पे, हाइपोथेसिस फंक्शन ऑफ, हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन किसी भी थीटा पे डिफाइन हुआ है और x का वेरिएबल है, वेरिएबल x है लेकिन डिफाइन थीटा पे हुआ है, किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंस के ऊपर, इंस्टेंस का किसी भी स्पेसिफिक माइनस जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है हाइपोथेसिस पे वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दी हुई, सॉरी यहाँ नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं नॉर्मली इसको आई, और इसका जो है वो बेसिकली होल स्क्वायर। ये जो कैलकुलेशन है ये कहलाता है कॉस्ट फंक्शन, और दिस इज कॉल्ड बेसिकली, इसको क्या होना चाहिए, इसको मिनिमाइज होना चाहिए। तो मिनिमाइज का मतलब ये हुआ कि अगर, गौर सुनना मेरी बात, अगर ये खुद y हो गया किसी तरह से तो फिर तो ये 0 होना शुरू हो जाएगा ना, 0 0 0 0, तो बहुत बेहतर हो जाएगा ये।